हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपना स्टडी आईक्यू। मैं हूं सपना और आज मैं फिर से लेकर के आई हूं इंडियन पॉलिटी की क्लास। तो आज हम लोग वहां से ही उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे जहां हम लोगों ने पिछली क्लास को छोड़ा था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें हम लोग यहाँ पर थे कि 1773 में जो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो कोर्ट की स्थापना हुई थी, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन उसके आगे जो समस्या आई थी उसका समाधान कैसे हुआ, तो आज हम उसी को समझेंगे। तो आज के जो हमारा क्लास है उसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे 1781 का अमेंडिंग एक्ट। 1781 अमेंडिंग एक्ट। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो ये क्या था? 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट आया था, दरअसल बात ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट को शुरुआत में किंग्स कोर्ट की तरह इसको बहुत सारे पावर्स दिए गए थे। लेकिन ये क्या किया कि शुरुआत में इसको जब किंग्स कोर्ट की तरह बहुत सारे पावर दिए गए थे तो ये इंडियन सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट, इंडियन प्लस इंग्लिश प्लस रेवेन्यू, ये सब मामले में हस्तक्षेप करने लगे। और जो गवर्नर जनरल काउंसिल के जो मेंबर्स थे उन पर भी इनका कड़ी निगरानी हो गया। मतलब एक तरीका से जो भारतीय सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट हैं, गवर्नर जनरल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो सब लगातार कोर्ट में घसीटे जा रहे थे। ऐसे में पूरी की पूरी रेवेन्यू सिस्टम में अराजकता फैल गया, पूरी अव्यवस्था फैल गया। तभी ब्रिटिश संसद में चर्चा होता है कि जो जुडिशियरी है उस पर कंट्रोल करना, उसको लिमिट करना बहुत जरूरी है, जुडिशियरी को सीमित करना बहुत जरूरी है। तभी ये अमेंडिंग एक्ट आता है। इसका मेन पर्पस यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन है, जो जुडिशियरी है, इसको सीमित करना, इसका जो जुरिस्डिक्शन पावर है उसको सीमित करना था। तो प्रावधान क्या किया गया? प्रावधान इसमें यह किया गया, अब मैं इसको मिटाती हूं। इसमें पहला प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल के जो सदस्य हैं और कंपनी के जो सर्वेंट हैं, गवर्नर जनरल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं प्लस कंपनी सर्वेंट को कहा गया कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर है और कंपनी के जो सर्वेंट है उनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर किया जाता है, लेकिन उनको उस अधिकार के लिए जो उन्होंने पद ग्रहण के अधिकार से किया था, मतलब उनको उस एक्शन के लिए जो उन्होंने उस पद पर रहते हुए किया था। तो ये पहला था कि इनको बाहर कर दिया गया, जो पद ग्रहण के अधिकार से इन्होंने जो काम किया था। दूसरा प्रावधान क्या था कि जब इस महानुभव को सुप्रीम कोर्ट की जब पावर मिली थी तो ये क्या किए थे कि ये पूरे इंडियन सब्जेक्ट पर भी अपनी इंग्लिश कानून थोपने का प्रयास कर रहे थे। जबकि भारत में क्या होता था कि हिंदू और मुस्लिम ये दोनों की जो परंपराएं हैं वो अपनी ट्रेडिशनल परंपरा चलती थी। लेकिन इसने जब इंग्लिश कानून थोपने का प्रयास किया तो इसी अमेंडिंग एक्ट में प्रावधान किया गया कि इंडियन जो कानून है उसको मान्यता दिया जाए। मतलब हिंदू मुस्लिम के जो उनका पर्सनल लॉ है, जो उनका कानून है, जो उनका रिस्पेक्टिव लॉ है, उसी के हिसाब से उनके फैसले होंगे। तो यहाँ दूसरा कंक्लूजन निकलता है कि जो इंडियन कानून है, इंडियन लॉ को मान्यता मिली कि इनके फैसले इनके हिसाब से होंगे। तो ये था। एक और प्रावधान किया गया कि इसके पास में जब पावर मिला सुप्रीम कोर्ट को तो इसने क्या किया कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब लोगों को सब पर अपना जुरिस्डिक्शन पावर अप्लाई करने लगे। तब इनको याद दिलाया गया कि देखिए आपको जुडिशियरी का पावर है, बट जो कलकत्ता शहर में जो इंग्लिश मैन रह रहे हैं सिर्फ उन पर है, ना कि पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा। मतलब इनको कंट्रोल किया गया। कहा गया कि आपका जो है वो केवल जो कलकत्ता में रह रहे हैं, कलकत्ता शहर में जो इंग्लिश मैन है उन पर आपका कानून लागू होगा, जो इंग्लिश मैन है उन पर आपका इंग्लिश कानून लागू होगा।
इंग्लिश लॉ ऑफ अप्लाई होगा। जो बंगाल में रह रहे हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो इस पर आपका कानून लागू नहीं होगा। तो ये प्रावधान था इसमें कि केवल बंगाल में भी जो केवल कलकत्ता शहर में रह रहे हैं वहां तक ही आपका इंग्लिश कानून अप्लाई होगा। तो ये कंक्लूजन था इसका 1781 का संविधान संशोधन का। अगला जो हमारा चार्टर अधिनियम आता है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट लोग हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि उनको कभी लगता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसका था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका था, कितने मेंबर्स थे, मतलब सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहता है एग्जाम में उस हिसाब से कि हम सोच पाए। तो हम अगला एक्ट कौन सा पढ़ेंगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब सवाल उठता है कि ये क्यों आया। जब 1773 ईस्वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था तो फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया। अगर मेरे से कोई एक शब्दों में बोले कि एक शब्द में बताओ तो मैं कहूंगी कि कंपनी पर सीधे कंट्रोल करने के लिए। मतलब अब रेगुलेट से अब काम नहीं चलेगा, सीधे कंट्रोल, मतलब सीधा कंपनी को अब कंट्रोल करना है। कंट्रोल क्यों, क्योंकि जो 1773 से लेकर के 1784 तक जो समय है इसमें वही कंपनी में भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, गलत प्रशासन, ये सब चलता रहा। अब ब्रिटिश संसद में ये मांग उठी कि क्या एक प्राइवेट कंपनी भारत को कंट्रोल करेगा। ब्रिटिश संसद में ये डिमांड, ये मांग उठी कि भारत को सीधे ब्रिटिश संसद के हाथों में होना चाहिए। और तभी ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट ने एक कानून पारित किया जिसे हम कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये परिस्थिति थी, इसका बैकग्राउंड ये था कि ये इसलिए आया था। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें इसका जो मुख्य प्रावधान है वो प्रावधान क्या क्या है, तो हम एक एक करके प्रावधान जानते हैं। इस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा इनको द यंगर पीएम ऑफ ब्रिटिश भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे यंग प्रधानमंत्री थे वहां के। तो कौन थे, विलियम पिट। तो ये था। अब देखिए इसका प्रावधान, देखिए मेन इसका प्रावधान जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भी डिस्कशन होगा उसको आप अच्छे से समझिएगा और उसको आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा। तो इसका पहला प्रावधान था कि जो ड्यूल कंट्रोल है, जो ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल है, ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल की शुरुआत हो गया। मतलब है कि अब जो भारत के शासन है वो दो भागों में बट गया। पहला कि व्यापार का जो मामला है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा, लेकिन जो राजनीतिक मामला है, सैन्य मामला है, पॉलिटिक्स मामला है, ये सब कौन देखेगा, तो ये सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश संसद का। तो अब जो शासन है वो कितने भागों में बट गया, तो पहला बात करें तो पहला कौन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये किसका था, ये ब्रिटिश क्राउन का। और दूसरा अगर बात करें तो दूसरा किसका था, तो ये था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी। तो सबसे पहले हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देखते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या पावर मिला था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि देखो भाई, आप व्यापार करने गए हो, आप इस पर फोकस करो कि व्यापार कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे आएगा, आप सिर्फ इस पर फोकस करो। बाकी जो नागरिक मामला है, सैन्य मामला है, राजनीतिक मामला है, वो आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर छोड़ो। ब्रिटिश क्राउन ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया है। तो इनको कहा गया
कि आप सिर्फ ये देखो, सिर्फ आप ट्रेड देखो कि कैसे प्रॉफिट होगा, व्यापार कैसे चलेगा, सिर्फ आपको यहां तक मतलब है। तो ये बस इसकी कहानी यहां तक ये था। अब हम इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अच्छे से समझते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पहले हम बात करते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? तो इसमें 6 सदस्य थे। ये 6 सदस्यीय बॉडी थी। इसमें कौन कौन शामिल थे? 6 सदस्य में कौन कौन शामिल थे? क्या इंडिया के भी कोई लोग शामिल थे? नहीं, उस टाइम तक इंडिया के इतनी ज्यादा वो महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे थे, बल्कि पैसे हमारे ही ले रहे थे, लेकिन हमें इतनी इंपॉर्टेंस वो नहीं दे रहे थे कि हमारे लोगों को वो योग्य नहीं समझ रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, इन्हीं का फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्री, इन्हीं का वित्त मंत्री और राज्य सचिव, और प्लस में 4 जो सदस्य थे वो कौन थे? 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल के वरिष्ठ अधिकारी थे। अब हमारे मन में सवाल आ रहा है कि प्रिवी काउंसिल क्या है? प्रिवी काउंसिल के अधिकारी, तो प्रिवी काउंसिल क्या है? प्रिवी काउंसिल क्या है? आप भी सोचिएगा, मैं बता देती हूँ पहले। प्रिवी काउंसिल का मतलब है कि ये क्राउन का सलाहकारी परिषद है। क्राउन का सलाहकारी परिषद था, क्राउन को सलाह देने वाला परिषद था। ये सब शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं, जब एग्जाम में याद नहीं रहता है तो स्टेटमेंट में आ जाता है कि प्रिवी काउंसिल कंपनी के प्रति उत्तरदायी था। अब उस टाइम लगता है प्रिवी काउंसिल कहाँ से आ गया? तो प्रिवी काउंसिल क्राउन के प्रति, क्राउन का सलाहकारी परिषद था। तो ये हम लोग इसकी संरचना को देखें। अब देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या था, ये कैसे काम करता था और इसकी पावर क्या थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के क्या फंक्शन थे, तो हम सबसे पहले इसका फंक्शन के देखते हैं। अगर इसके फंक्शंस की बात करें, कार्य की बात करें, तो इसका कार्य था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, अगर ये कोई भी डिसीजन लेगा, अगर ये कोई भी निर्णय लेगा, तो इसका निर्णय तभी मान्य होगा जब उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल मंजूरी देगा। मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर फाइनल निर्णय, फाइनल मंजूरी अगर इसको देता है, मंजूरी देता है, तभी इसका कोई कानून लागू होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ग्रेटर देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये फॉर्मूला था, इसका काम करने का ये फॉर्मूला था। अगर इसकी हम बात करें कि इसके पास में पावर की, कि कॉन्फ्लिक्ट भी तो होती होगी, ये दोनों के पास में पावर है, तो हर डिसीजन मतलब कभी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति भी होता होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में ये पावर था कि वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये आदेश दे सके कि किसी विशेष मामले पर डिस्पैच तैयार किया जाए। और अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अगर डिस्पैच तैयार करता है, और अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का डिस्पैच और इसके डिस्पैच में अगर डिफरेंस हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों को, तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसका होगा? फाइनल जो निर्णय होगा वो किसका होगा? फाइनल निर्णय होगा इसी का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। तो ये इसकी इतनी पावरफुल था, क्योंकि सीधे अब क्या करना है, अब सीधे कंट्रोल करना है कंपनी को, तो इसकी ये पावर थी। अब हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या प्रावधान था, उस पर क्या नियम लागू करता था। तो गवर्नर जनरल के लिए ये प्रावधान था कि इंडिया से जुड़े जो भी अफेयर्स हैं, मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल के लिए, काउंसिल के लिए ये था कि इंडिया से जुड़े जो अफेयर्स हैं उसको डिटेल्स रिपोर्ट भेजना पड़ता था। मतलब डिटेल्स रिपोर्ट भेजना पड़ता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो ये था। और दूसरा इसके लिए क्या था? दूसरा इसके लिए ये था कि अगर आपको, अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर कोई आदेश देता है, मतलब अगर ये इसको कोई आदेश दिया, तो गवर्नर जनरल काउंसिल के लिए ये कानूनी रूप से बाध्यकारी था कि आप इसका पालन करोगे। मतलब कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया इसके आदेश को मानने के लिए।
तो हम लोग यहाँ तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अच्छे से समझने का प्रयास किए कि इसके क्या, इसका जो पावर है, फंक्शन है, गवर्नर जनरल काउंसिल में कैसे काम करता था, तो ये सब देखे। अब हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल काउंसिल में जो गवर्नर जनरल है उसमें क्या बदलाव किया गया। तो अब हम एक बात यहाँ पे ही समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ऑर्गेनाइज कर दिया गया था। किसके बीच? तीसरा प्रावधान है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसमें यह प्रावधान था कि अगर इन दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन होता है, कोई भी मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जितने भी अब ऑफिशियल कम्युनिकेशन होंगे वो कैसा होंगे, अब वो रिटन फॉर्म में होंगे एंड रेगुलर होंगे। ये कानून बना दिया गया कि जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होंगे वो रेगुलर होंगे, रेगुलर प्लस रिटन, ये नियम था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक बहुत डिटेल्स में समझे। इसका की पॉइंट क्या है? की पॉइंट्स है कि कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर दिया गया। ये था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होंगे वो रिटेन होंगे प्लस रेगुलर होंगे। तो ये हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में डिटेल्स देखे। अब हम किस पे बात करेंगे? गवर्नर्स जनरल काउंसिल में गवर्नर की क्या पावर दी गई, प्लस में बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऊपर क्या पावर मिली। तो देखिए, पहले हम देखते हैं इसको दो पार्ट में। पहला पार्ट इसका है कि जो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी इसके ऊपर इसका क्या पावर मिला। तो पहले क्या था कि ये महाराज जो है, ये तीनों पहले क्या करते थे कि बंगाल और बॉम्बे, मद्रास, ये तीनों के गवर्नर मतलब पूरी समान दर्जे पर थे। तो ये क्या करते थे कि ये कहीं भी युद्ध कर लेते थे, कहीं भी संधि कर लेते थे, मतलब अपने मन के मालिक थे कि चलो मन हो गया युद्ध का ऐलान करो, युद्ध कर लो। इससे होता क्या था? इससे होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू नुकसान हो जाता था, मतलब अराजकता फैल जाती थी, अच्छी खासी शासन चल रही है और ये लोग कहीं भी युद्ध की घोषणा कर देते थे। तो अब इसमें प्रावधान किया गया कि देखो, बॉम्बे और जो मद्रास का जो गवर्नर है, कोई भी युद्ध या संधि वो बिना बंगाल के गवर्नर जनरल के अनुमति से नहीं करेंगे। यानी कि इनको बाध्यकारी बना दिया गया कि अगर इनकी अनुमति नहीं है तो आप कोई युद्ध या संधि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये समस्या का समाधान निकला। और क्या बोला गया इनको कि कुल मिलाकर के ये है कि इनका जो मिलिट्री पावर है और पॉलिटिकल, ये किसके पास दे दिया गया? ये दे दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को, कि इनका जो बॉम्बे और मद्रास का मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर्स को अब बंगाल को गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो ये तो प्रेसिडेंसी के ऊपर था। और अब काउंसिल में क्या डिसीजन लिया गया कि काउंसिल में भी तो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे डिसीजन लेने में, क्योंकि 1773 में जो काउंसिल को गठन हुआ था तो उसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य, मतलब एक गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य, यानी टोटल 5 थे। तो उसमें क्या होता था कि जो सदस्य हैं, काउंसिल के जो सदस्य थे, उनके पास में कलेक्टिव अथॉरिटी थी। तो कलेक्टिव अथॉरिटी रहने की वजह से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। मतलब ऐसा माना जाता था कि गवर्नर जनरल काउंसिल के निर्णय पर उसकी निर्भरता है, क्योंकि 5 सदस्य में अगर 3 एक तरफ हो गए तो डिसीजन तो उसी का, काउंसिल का मेंबर्स का ही लागू होता था। लेकिन इसमें प्रावधान किया गया, सबसे पहला प्रावधान किया गया कि जो काउंसिल में 4 सदस्य थे इनको घटा करके कितना कर दिया गया? 3। इनको घटा करके 3 कर दिया गया।
जो काउंसिल के 4 सदस्य थे इनको घटा करके 3 कर दिया गया। और याद रखिएगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 3 सदस्य में एक सदस्य कौन थे? सेनापति। मतलब ब्रिटेन का सेनापति को अनिवार्य रूप से शामिल कर दिया गया कि 3 में से एक कमांडर इन चीफ, ब्रिटेन का कमांडर इन चीफ शामिल होगा। अब डिसीजन कैसे होता था? डिसीजन होता था कि मान लीजिए कि इसको थोड़ा मिटाकर समझते हैं अच्छे से, थोड़ा यहाँ मैथ का प्रयोग करके पॉलिटी में समझते हैं। तो यहाँ पे एक गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य, टोटल हो गए 4। अब किसी मामले पर डिसीजन लेना है तो एक तो गवर्नर जनरल अपने पक्ष में वोटिंग डाला, ऑर्डिनरी वोट डाल दिया, ठीक है। एक महाराज इधर डाल दिए वोट, ठीक है। अब 2 बच गए हैं तो एक इधर डाल दिए और एक इधर डाल दिए। अब ये दोनों इधर भी 2 और इधर भी 2। अब डिसीजन कैसे होगा? ये तो समान, मतलब समान स्थिति पर पहुंच गए, फाइनल यहाँ डिसीजन हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया? इसके लिए प्रावधान किया गया कि अगर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट होती है, अगर डिसीजन में ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? गवर्नर जनरल का होगा। मतलब गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया गया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया गया। मतलब काउंसिल का जो डिसीजन है उसको ओवरराइड करने का, बाईपास करने का उसके पास में, मतलब उसके पास में ताकत आ गया, अथॉरिटी आ गई थी। तो वो कौन सा एक्ट था? वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो हम लोग यहाँ तक की डिटेल्स पावर देखें। वीटो पावर का मतलब यही होता है कि जो काउंसिल का डिसीजन है उसको ओवरराइड करना, मतलब नकारना। सॉरी, यहाँ पे ये ओवरराइड ये नहीं होगा, यहाँ पे था कि ये फाइनल डिसीजन जो है, फाइनल डिसीजन ले सकता है, फाइनल डिसीजन ले सकता है। तो ये प्रावधान था, कैसे कॉन्फ्लिक्ट होने पर फाइनल डिसीजन गवर्नर जनरल का होगा। तो ये प्रावधान था। अगला जो हमारा एक्ट है ये इतना ही था। अगला हमारा एक्ट है 1786 का संविधान संशोधन। अब हमारे मन में ये सवाल आ रहा है कि इतने सारे चार्टर अधिनियम थे, और 1781 का संविधान संशोधन भी आ गया, फिर से 1786 में संविधान संशोधन क्यों लाया गया? तो देखिए, प्रशासन में आप बहुत अच्छी अच्छी बातें जोड़ लें, वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन क्या वो तब तक अप्लाई होगा जब उसको चलाने वाला व्यक्ति ही अयोग्य हो? क्योंकि ये भी तो महत्वपूर्ण बात है ना कि नियम बहुत अच्छे हैं, कायदे कानून सब कुछ अच्छे बनाए गए हैं, लेकिन उसको चलाने वाला व्यक्ति भी योग्य होना चाहिए। अब वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे व्यक्ति से प्रशासन में ज्यादा कुशलता की तो उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन एक बात यह भी है कि जब कोई कुशल व्यक्ति प्रशासन चलाने आएगा तो वो हर बात पे, मतलब उसको कोई रोक टोक करे तो उसको थोड़ा सा ये नागवार गुजरेगा। यही बात होता है क्या 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ। जो 1786 का जो संविधान संशोधन था वो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा था। कैसे? कि देखिए, 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल चुन करके भेजा जाना था भारत में। अब इसने बोला, कॉर्नवालिस ने बोला कि देखो, मैं इंडिया में गवर्नर जनरल का पद धारण करूंगा, लेकिन मैं तभी पद धारण करूंगा जब मुझे कुछ अधिकार होंगे। तो उसने बोला कि मुझे 2 अधिकार चाहिए। पहला अधिकार क्या चाहिए? मुझे अधिकार चाहिए कि जो गवर्नर जनरल होगा उसको क्या दे, उसको मतलब काउंसिल का मेंबर्स अगर किसी फैसले को डिसएग्री करता है तो मुझे उसको ओवरराइड करने का, मतलब नकारने का अधिकार हो। जो काउंसिल का, जो गवर्नर जनरल काउंसिल का जो फैसला है, इसने बोला कि विशेष मामलों में मुझे अपने मन से फैसले लेने की पावर दिया जाए, मतलब इसको ओवरराइड करने की पावर, ठीक है।
ये था। तो पहला पावर इसको मंजूर कर लिया गया, ब्रिटिश संसद ने इसको पास कर दिया। दूसरा इसने क्या बोला, इसने बोला कि जब मैं गवर्नर जनरल का पद धारण करूंगा तो मुझे एक और पावर चाहिए। वो क्या, कि मुझे साथ में कमांडर इन चीफ का भी पद चाहिए। मतलब अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वही व्यक्ति कौन होगा, कमांडर इन चीफ होगा। यानी कि सेना और प्रशासन ये दोनों अब एक ही व्यक्ति ने मांग लिया। तो ये दोनों शर्तें इसकी मंजूर हुई थी 1786 का संविधान संशोधन। तो ये सिर्फ इससे जुड़ा था, ये छोटा सा था। अगला हमारा मेन जो चार्टर अधिनियम है वो 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम क्यों लाया गया था, इसकी बैकग्राउंड क्या है, आप लोग भी पढ़े ही होंगे। 1793 का चार्टर अधिनियम सबसे पहले जानते हैं कि क्यों लाया गया था। तो देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कंपनी को 20 सालों का जो 20 साल का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था, वो 1793 में समाप्त हो रहा था। तो अब ब्रिटिश संसद में यह सवाल था कि आगे इसको अधिकार दिया जाए या फिर छीन लिया जाए, मतलब क्या किया जाए। तो ये ब्रिटिश संसद ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, 20 सालों के लिए इसको और व्यापारिक एकाधिकार दिया जाए। तो इसका पहला प्रावधान क्या था, इस एक्ट का पहला प्रावधान था कि जो व्यापार कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है, भारत के मामले में जो उसका व्यापारिक एकाधिकार है उसको 20 सालों के लिए आगे बढ़ाया गया। तो ये पहला प्रावधान था कि इसका जो व्यापारिक एकाधिकार है इंडिया के मामले में उसको आगे बढ़ाया गया 20 सालों तक। देखिए ऐसे की पॉइंट्स में हमेशा याद रखिए, लंबी चौड़ी कहानी किताब में याद रहती है, नोट्स में भी रहती है, लेकिन कीवर्ड्स अगर आपको याद है तो वो पूरी स्टेटमेंट क्लियर होगी। तो व्यापारिक एकाधिकार को 20 सालों के लिए आगे बढ़ाया गया। और क्या था इसमें, और दूसरा प्रावधान ये था कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल को जो प्रेसिडेंसी के ऊपर में जो मद्रास और बॉम्बे इनके ऊपर जो पावर्स मिली थी उसको परमानेंट कर दिया गया, उसको परमानेंट कर दिया गया। इसी के साथ में ये भी था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इन दोनों को जो पावर मिला था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, उसको इस चार्टर अधिनियम के तहत उसको परमानेंट कर दिया गया था। तो ये प्रावधान था, सेकंड प्रावधान ये था कि इसको परमानेंट कर दिया गया। यानी कि जो काउंसिल है इसके ऊपर बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दिया गया, अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दिया गया। तो ये था दूसरा प्रावधान। अब इसमें ये क्लियर करके देखते हैं कि इसके गवर्नर जनरल के पावर को कैसे कोडिफाइड किया गया। मतलब इसके पावर को, जो काउंसिल है, काउंसिल से अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फाइनल डिसीजन किसका होगा। तो इसके गवर्नर जनरल के पावर को कोडिफाइड किया गया इस चार्टर में कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर से किसका डिसीजन मान होगा, गवर्नर जनरल का होगा। कि अगर काउंसिल के मेंबर्स में और गवर्नर जनरल के अगर कोई भी डिसीजन में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर टकराव होता है, तो फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा, गवर्नर जनरल्स की माना जाएगा। तो ये था। अगला जो पावर है इसको क्या दिया गया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को सिविल और मिलिट्री पावर दे दिया गया, सिविल प्लस मिलिट्री। मतलब गवर्नर जनरल जो है वो भारत में सिविल और मिलिट्री मामले का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया गया। ये भारत में सर्वोच्च अधिकारी बना दिया गया।
इस तरीका से हम लोग गवर्नर्स जनरल इन काउंसिल के बारे में पढ़े कि इसकी कैसे पावर को कोडिफाइड किया गया, प्लस सिविल और मिलिट्री पावर के सर्वोच्च अधिकारी बन गया भारत में। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रावधान है वो नेक्स्ट प्रावधान किसके ऊपर है कि कॉर्नवालिस ने जो अधिभावी शक्ति जो कॉर्नवालिस को मिला था उसको भविष्य के सभी बंगाल के गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नर के लिए विस्तारित कर दिया गया। मतलब जो कॉर्नवालिस की जो अधिभावी शक्ति थी उसको भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एंड गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंसी के गवर्नर के लिए विस्तारित कर दिया गया। मतलब अधिभावी शक्ति कि जो उसको काउंसिल के डिसीजन को जो ओवरराइड करने के नकारने को जो अधिकार मिला था वो भविष्य के सभी गवर्नर जनरल के लिए ये मान्य हो गया कि आगे आप अगर विशेष मामलों में आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसे नकार सकते हैं। तो ये अगला प्रावधान ये था। और एक और प्रावधान क्या किया गया इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया। वो प्रावधान क्या था कि जो कमांडर इन चीफ का पद था, कमांडर इन चीफ, इसका जो पद था, तो पहले क्या हो रहा था कि जो व्यक्ति कमांडर इन चीफ होगा वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मेंबर्स होगा। ये रूल था। मतलब वो अनिवार्य रूप से क्राउन का व्यक्ति था। वो जो कमांडर इन चीफ था वो क्राउन का ही व्यक्ति था, वहां ब्रिटेन का ही सेनापति था। तो ये था कि जो भी कमांडर इन चीफ होगा वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मेंबर्स होगा। लेकिन इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान किया गया कि इसकी जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया कि जो ऑटोमेटिक इसका जो पद था, ऑटोमेटिक जो सिस्टम था इसका, उसको समाप्त कर दिया गया। और बोला गया यहाँ पे ब्रिटिश संसद ने लचीलापन बरता और कहा गया कि अगर जरूरत हो तभी कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल इन काउंसिल में रखा जाए, वरना कमांडर इन चीफ को काउंसिल से बाहर रखा जाए। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमेशा गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के बीच में हमेशा टकराव होता रहता था। तो इसीलिए ब्रिटिश संसद ने यहाँ पे लचीलापन बरत करके ये फैसला लिया। तो इनको क्या किया गया, इनको ऑप्शनल बना दिया गया कि अगर जरूरत हो काउंसिल में तभी इसको रखा जाए, वरना काउंसिल के डिसीजन से इसको बाहर रखा जाए। ये प्रावधान किया गया। एक और प्रावधान क्या था, एक और प्रावधान था, वो प्रावधान क्या था कि जो कंपनी के सर्वेंट्स है और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं उनको जो सैलरी मिलेगी, जो पेंशन मिलेगा, जो भत्ता मिलेगा, वो सब कहां से दिए जाने लगे, वो सब भारतीय राजस्व से देने लगे। क्या था अगला जो प्रावधान था, ये क्या था कि जो कंपनी सर्वेंट है, कंपनी सर्वेंट्स प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके जो मेंबर हैं, इसके जो सदस्य हैं, इनकी जो इनकी सैलरी प्लस पेंशन भत्ता, ये सब जो भी मिलते थे, व्यक्तिगत खर्चा जो इनका कर्मचारी का था, ये सब का व्यवस्था बना दिया गया कि ये सब भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। ये सब भारतीय राजस्व से ही दिए जाएंगे। यानी कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या पूरी तरीके से जो कंपनी के सर्वेंट है वो भी इंडियन रेवेन्यू पर डिपेंड हो गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो भी भारतीय राजस्व पर निर्भर हो गए हैं। यानी कि पूरी तरीका से भारतीय राजस्व पर निर्भरता बढ़ गया। यानी कि अब भारत का राजस्व न केवल ब्रिटेन में व्यापार के लिए, सेना प्रशासन के लिए खर्च होने लगा, बल्कि वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी सैलरी यहाँ से ही मिलने लगा। ये सिस्टम आ गया। मतलब लूट इस स्तर तक, देख रहे हैं, मतलब ये किया गया। तो ये इसका कंक्लूजन है कि इंडियन राजस्व पर, इंडियन रेवेन्यू पर
निर्भरता बढ़ गया। तो ये था इस चार्टर अधिनियम का प्रावधान। तो इस चार्टर अधिनियम का मेन कंक्लूजन अगर हम देखें कि इसका क्या क्या इसके क्या महत्व है किस मामले में, तो सबसे पहला है कि गवर्नर जनरल की सुपरमेसी स्थापित हो गई। गवर्नर जनरल की सुप्रीमेसी स्थापित हो गई, मतलब गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। ये हम लोग बहुत डिटेल्स में देखें। और इसमें जो था, इसमें है कि भारतीय संसाधन है उसका दोहन बढ़ गया। भारतीय संसाधन का दोहन बढ़ गया। कंपनी पूरी तरीका से नॉमिनल रही। पूरी वास्तविक सत्ता किसके पास में है? ब्रिटिश संसद के पास में, ब्रिटिश क्राउन के पास में। तो हम लोग यहाँ तक चार्टर अधिनियम 1793 का ये प्रावधान देखे पूरी डिटेल्स तरीका से। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? 1781 का अमेंडिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का संविधान संशोधन कॉर्नवालिस से रिलेटेड और 1793 का चार्टर अधिनियम। तो ये चार आज हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा है। आज हम लोग ये चार अधिनियम के बारे में पढ़े हैं। कल का जो हमारा क्लास होगा वो 1813 और 1833 और 1853, कल का क्लास हमारा ये 3 चार्टर अधिनियम के प्रति होगा। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है हमारी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। बाय बाय।